नमस्कार। मिथ वसी मास्टरमाइंड एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। शादी कब होगी? ये अक्सर यंग बच्चों का एक प्रश्न होता है और यही पेरेंट्स का भी एक फिक्र होता है कि बच्चों की शादी कब होगी। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो हमारा जीवन साथी है वो पहले ही डिसाइडेड है और उसके मिलने का समय भी नियत तय है। हम दुनिया में हजारों लोगों को मिलते हैं, लेकिन उन लोगों को देखकर हमारी कोई अट्रैक्शन नहीं होती, और सडनली किसी एक इंसान की तरफ हम झुक जाते हैं, अचानक अट्रैक्शन हो जाती है। ये कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसमें हम चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाते। तो ये चीजें बताती हैं कि कुछ हमारे पिछले जन्मों का संबंध, कुछ हमारे कर्मों का संबंध। जैसे बोला जाता है कि ये शादी जो रिश्ता है ये 7 जन्मों का साथ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर शादी करने क्यों पड़ती है। 2 लोग आपस में जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं? सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है। देखिए, शादी विवाह सब कुछ नहीं तो, लेकिन बहुत कुछ है। जिनके साथ हमारे बंधन होते हैं, जिनके साथ हमारे कुछ ना कुछ लेन देन होता है, वह हमारे जीवन में आते हैं और हम जितना मर्जी रोक लें, आएंगे ही आएंगे। हम जिसके कर्जदार हैं, शादी एक ऋणानुबंधन है, कर्जदारी है। आपको लगेगा कि मैंने इसको चुना है, लेकिन हम नहीं चुनते, इट इज प्री डिसाइडेड। हम इंसान, सभी इंसान इस धरती पे मन से जुड़े हुए हैं। हमारा मन हमें चलाता है, मन हमें उकसाता है, भावनाएं उकसाता है हमारे अंदर। जब हम दुनिया में सबको देखते हैं, घूमते हैं, किसी की तरफ हमारी अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन किसी एक के ऊपर आके हमारी आंखें रुक जाती हैं। बस सारे काम छोड़ के उसी पे ध्यान लग जाता है। ये क्यों होता है? हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण। जिसका हमने कर्जा देना है, जिससे हमने कर्जा लेना है, उसकी तरफ उस समय दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कर्जे को चुकाने के लिए शादी करते हैं। मून हमारा माइंड सेट है, मन हमारे मन, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन पर प्रभाव डालता है, हमारी मेमोरीज को दिखाता है। आपने हिप्नोसिस जो लोगों ने सुना होगा, तो हिप्नोसिस में आपने देखा है कि लोगों को ट्रांस में ले जाकर उनको पिछले जन्मों में लेके जाते हैं। वो कई जन्मों में जाते हैं, वो लोग अपने अलग अलग जन्म देखते हैं। तो चंद्रमा हमारा जो मन है ना, हमारी मेमोरीज का रिकॉर्ड रखता है। चंद्रमा हमारे मन पर प्रभाव डालता है, हमारी मेमोरीज को दिखाता है, इसी जन्म की नहीं, पिछले जन्मों, जितने भी जन्म हम पीछे जीकर आए हैं, उन सबकी मेमोरीज हमारे अंदर स्टोर है चंद्रमा के थ्रू। चंद्रमा हमारी पास्ट लाइफ डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनके साथ हमारा कुछ लेन देन होगा, जिनसे हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, डेफिनेटली हम उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो हमें जब अट्रैक्ट होते हैं, हमें लगता है कि मैंने इसे चूज किया है, लेकिन यह हमारी डेस्टिनी है जो प्री डिसाइडेड थी, जो फिक्स था। उसके हिसाब से हमने उसको चूज किया, जिससे हमने अपना कर्जा लेना है और जिसको हमने कर्जा देना है। हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता ऐसा है जिसमें दोनों ने एक दूसरे का कर्जा देना है। तो जो बात मैं पिछले जन्मों की करता हूँ, पहले एपिसोड्स में मैंने, पिछले अपने वीडियोस में मैंने बात की है कि हम
पिछले जन्मों के कर्मों से बंधे हुए हैं। तो कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके लिए ये है, नाड़ी ज्योतिष उन्होंने देखी है, वो सिर्फ एक अंगूठे का छाप लेते हैं। उस अंगूठे के छाप से आपको भेज दिया जाता है। उसके बाद आपको लिखित में पूरी रिपोर्ट देते हैं कि आपके माता पिता का नाम क्या होगा, आपके कितने भाई बहन होंगे, आप कैसे पढ़ेंगे, और आपकी वाइफ का नाम क्या होगा, वो कैसे बता देते हैं। अगर ये चीजें पहले प्री डिसाइडेड ना हो तो ये नाड़ी ज्योतिष में ये कैसे बता देते हैं कि आपकी वाइफ का नाम क्या होगा, माता पिता का नाम क्या होगा, आप कब जिंदगी में प्रोग्रेस करेंगे, किस हिस्से में आप निकलेंगे, किस प्रोफेशन में आप निकलेंगे, वो सारा नाड़ी ज्योतिष वाले आपको क्लियर बता देते हैं। अगर किसी को इसके बावजूद डाउट है तो हम उसको नहीं कुछ कह सकते। ये तो ऐसा है, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके विश्वास पे है। और मैंने एक पहले भी बोल चुका हूं कि अगर ये नहीं होता तो एक गरीब आदमी ने किसी का क्या बिगाड़ा कि वो गरीब के घर में पैदा हो रहा है, और एक अमीर आदमी बहुत रिच आदमी के घर में पैदा हो रहा है। उसने क्या ऐसा किया कि वो उस रिच आदमी के घर में पैदा हो रहा है? विचार कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में विवाह का समय जानने के लिए कुंडली में 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी ग्रह और उस पर पड़ने वाले प्रभाव, दृष्टि, साथ ही इसमें स्थित ग्रहों को, जो इसमें स्थित ग्रह होते हैं उनके ऊपर, उनको और उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, जो दृष्टि, फिर दशा, अंतरदशा और उस समय का ट्रांजिट, इन चीजों को जोड़ के विवाह का समय निकाला जाता है। 7वां भाव विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन के लिए होता है। द्वितीय भाव परिवार और वंश के लिए होता है। एकादश भाव विवाह के लिए इच्छाओं और सपनों को पूरा होना, इसलिए होता है। और इसके साथ ही जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। इसमें कई ग्रह, भाव और दिशाओं का विचार किया जाता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र से हम विवाह देखते हैं, प्रेम देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं और रिश्तों का हालचाल देखते हैं। स्त्री की कुंडली में जुपिटर से विवाह देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, विस्तार देखते हैं। नवांश कुंडली में 7वां भाव और संबंधित भावों की स्थिति विवाह के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को उजागर करती है। नवांश कुंडली का उपयोग करके विवाह का हम समय देख सकते हैं। उसके कुछ सूत्र ऐसे हैं। नवांश लगन स्वामी केंद्र में 1, 4, 7, 10 केंद्र में तो शीघ्र विवाह के चांसेस बनते हैं। नवांश लगन स्वामी त्रिकोण में तो थोड़ा 1, 5, 9 त्रिकोण कुंडली में आप 7 एग्जाम्पल देखते थे, मैं 7 में कुंडली दे रहा हूं, तो थोड़ा विलंब होना होगा, लेकिन समय पर विवाह होगा। D9 लगन स्वामी दुस्थान में, D9 का जो लगन है उसका जो स्वामी है, D9 का लग्नेश, वो अगर दुस्थान में है, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ है, तो शादी 30 वर्ष से अधिक होने के चांस बन जाते हैं। नवांश लगन स्वामी अत्यंत खराब पोजीशन में हो तो विवाह से इनकार ही समझे। नवांश लगन स्वामी 7वें भाव में, वो 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो 23 से 26 साल के बीच में आयु में विवाह हो सकता है। और लगन कुंडली जो है उसका जो 8th हाउस और D9 नवांश में 7वां भाव हो और नवांश कुंडली के लगन में शुक्र हो तो विवाह की आयु 25 से 33 वर्ष के बीच में होगी। ये कुछ सूत्र हैं
जो ज्योतिष के द्वारा हमें मिले हैं, जिनसे हम नवांश कुंडली के थ्रू विवाह का समय देख सकते हैं। कई आधुनिक ज्योतिषियों ने शोध किया से जुपिटर और सैटर्न उनके ट्रांजिट का उपयोग करके विवाह की भविष्यवाणी की जा सकती है। साथ ही मंगल और चंद्रमा का ट्रांजिट में विवाह की संभावनाओं को पास ला देती है। हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति और शनि के आशीर्वाद के बिना जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, और विवाह एक ऐसी घटना है। बृहस्पति को किसी प्रयास के पीछे प्रेरणा देने वाला कहा जा सकता है, जबकि शनि उसे उसकी संरचना और रूप देता है। शनि के प्रभाव के बिना स्थायी मूल्य की कोई भी चीज कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। बृहस्पति नए व्यापक विचार देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें साकार करने की क्षमता भी रखता हो। इसलिए किसी विचार को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता है। इसलिए जब शनि और जुपिटर का ट्रांजिट कंप्लीट होता है तो शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शनि से ऐसा माना जाता है क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो शनि जैसे ही अपना ट्रांजिट करता है तो 2.5 साल तक का समय माना जाता है कि 2.5 साल के अंदर मैरिज हो जाएगी। लेकिन जब जुपिटर मोस्टली अपना जो ट्रांजिट है पूरी कुंडली में ही 1 साल में खत्म कर देता है, तो जुपिटर जब ट्रांजिट करता है तो जुपिटर इस समय को कम करके 1 साल पे ले आता है। जब जुपिटर शनि के बाद जुपिटर का ट्रांजिट देखना है, जुपिटर का पहले ट्रांजिट हो फिर शनि को, ऐसे नहीं। जुपिटर के बाद, जुपिटर शनि के बाद जुपिटर का ट्रांजिट होगा, तो जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करेगा तो समय समझिए 1 साल के अंदर शादी हो जाएगी। और जब मंगल का ट्रांजिट होता है तो मंगल के ट्रांजिट से ये सब माना जाता है कि अभी शादी 6 महीने के अंदर फाइनल हो सकती है। और उसके बाद सूर्य 1 महीने में एक राशि कंप्लीट कर लेता है, तो सूर्य से ये फाइनल हो जाता है कि 1 महीने के अंदर शादी हो सकती है। चंद्रमा से दिनों में चला जाता है। लेकिन ये सब प्रयास होने भी जरूरी है। इसलिए ये सब हालात हो जाएं, खाना तैयार होके आपके आगे आ गया है, लेकिन खाने वाला कहे मैंने खाना नहीं, तो वो चीजें खत्म हो जाती है। फिर जो ये तथ्य हैं, जो ये सूत्र हैं, ये उस समय ही लागू होंगे जब उसमें कोशिश भी उतनी ही उनकी उसकी तरफ से चल रही हो जिसमें शादी के बारे में देखा जा रहा है। अगर शादी के लिए प्रॉमिस नहीं है, ये प्रॉमिस मतलब क्या है? आपने अगर किसी का कर्जा देना ही नहीं, किसी से कर्जा लेना ही नहीं पिछले जन्मों का, ऋणानुबंधन है। शादी क्या है? ऋणानुबंधन, कर्जदारी है पिछले जन्मों में। अगर वो जिसका नहीं है तो उसका शादी की तरफ उसको 12th लॉर्ड भी एक्टिव नहीं होगा, उसका शादी की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। अगर लगन लॉर्ड की या सप्तम लॉर्ड की दशा चल रही है तो विवाह के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद कुछ ग्रहों का ट्रांजिट है जिनसे ये देखा जाता है। सबसे पहले देखिए, शादी के लिए आपके 12th हाउस का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। 12th हाउस 12वां भाव जो है वो सीधी भाषा में बेड प्लेयर्स होते हैं। आपकी अंदर इच्छाएं नहीं जागी विवाह के लिए, इच्छा ही नहीं जागी तो आप शादी के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपका जब तक आपका 12th लॉर्ड एक्टिव नहीं होगा तो शादी की कोई कुछ भी दशा आती रहे, आप शादी की तरफ नहीं बढ़ सकते। 12th लॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी 12th लॉर्ड होगा या उसकी दशा या दशा से कोई रिलेशन हो जाए तो समझिए उसकी एक्टिवेशन हो गई। उसके बाद लगन लॉर्ड और लग्नेश, सप्तम लॉर्ड सप्तमेश की दशा का कुछ भी संबंध हो कुंडली के हिसाब से तो ये विवाह का समय अनुकूल हो जाता है। इस समय अगर
शनि और जुपिटर भी ट्रांजिट कर जा रहे हैं कुंडली में। विवाह देखने के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शनि का ट्रांजिट, क्योंकि शनि डिले करता है लेकिन शनि स्टेबिलिटी भी देता है। वो शनि कंफर्म करता है कि जो लगन है, जो व्यक्ति या जो लड़का या लड़की विवाह के लिए तैयार है, मेंटली मैच्योर हो चुके हैं। जब शनि विवाह की उम्र में लगन पे और 7th हाउस पे ट्रांजिट करता है, जब वो लगन पे ट्रांजिट करेगा तो 7th हाउस पे उसकी दृष्टि होगी, अगर 7th हाउस पे ट्रांजिट करेगा तो लगन पे दृष्टि होगी। तो इससे ये फाइनल हो जाता है कि लड़का या लड़की जिसकी कुंडली में ये ट्रांजिट कर रहा है वो शादी करने के लिए अभी तैयार है और उसको दिलो दिमाग से तैयार है। फिर जुपिटर जब लगन और लगन लॉर्ड पे या 1, 5, 7 और 9 इन पे कहीं भी ट्रांजिट करता है तो इससे शादी के लिए वर या वधू मिलने के चांसेस फाइनल हो जाते हैं कि वो अभी मिलेगा, अभी कुछ शादी फाइनल होने की तैयारी होगी। फिर मंगल का ट्रांजिट उस पीरियड को बताता है कि कितने समय के अंदर ये शादी फाइनल हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा उसको बिल्कुल पास ला देते हैं, दिनों में ले आते हैं। जब इनका ट्रांजिट लगन या 7th हाउस पे आएगा तो ये और भी फाइनल कर देता है। इसके लिए आपको जो मैंने D9 के भी कुछ आपको सूत्र दिए और शादी का समय तो आप इससे देख लेंगे, फिर उस शादी में कितनी देरी और लगेगी, कोई रुकावट आएगी कि नहीं, ये हम शनि के दशा से देखते हैं। तो दोस्तों ये सब विश्लेषण देखकर आप समझ सकते हैं कि शादी का समय कैसे निकालना है और आपको उम्मीद है कि इस सारे से अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और अगर ऐसा आपको लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। नमस्कार।